हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एनटीए नेट इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़। क्योंकि आप सबको पता ही है अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंक्वायरी बहुत बच्चों की आ रही है कि मैम हमें प्रीवियस ईयर्स नहीं मिल रहे हैं, हम कहाँ से सर्च करें। सो आई हैव ऑल द प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम 2008 टू टिल 2021, बट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हम सीरीज स्टार्ट करेंगे 2012 से, बिकॉज 10 ईयर्स का डाटा आर मोर देन एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि ऑन डेली बेसिस आई विल बी अपलोडिंग द क्वेश्चन पेपर सीरीज़। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये जुलाई 2012 का सेकेंड क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 2, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन पेपर 3। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली फर्म इज़ लेस देन प्राइस बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होती है मोनोपोली की वो लेस देन प्राइस होता है। तो ये हमारी कर्व होती है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एआर। अब एआर को ही हम प्राइस कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज एआर से ही प्राइस डिफाइन होता है एंड हमारी एमसी यहाँ जाती है। जहाँ पे एमसी एमआर को कट करती है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस हम एआर से ही लेते हैं और एमआर उससे नीचे होता है। क्यों? बिकॉज डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इसीलिए एमआर कर्व लेस देन प्राइस होती है। डन। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन। फॉर एन इन्फीरियर गुड्स इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व आर। देखिए आईसीसी कैसी होती है इन्फीरियर गुड्स के लिए, गुड वाई एंड गुड एक्स। सपोज गुड एक्स इज़ अ इन्फीरियर गुड, तो जो आईसीसी बनेगी वो इसके अगेंस्ट जाएगी, बिकॉज जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड विल डिक्लाइन। तो इसीलिए आईसीसी बैकवर्ड कर्व जाएगी। एंड एंजल कर्व भी कैसी होगी? एंजल कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज। देखिए क्लासिकल्स जितने भी हमारे पास थे, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, इन सब ने मनी को सिर्फ लेन देन का रोल निभाने को ही बोला, ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना कि इन इलास्टिक पूछा है, तो ये हमारे पास एलएम कर्व है। इट इज़ द केन्जियन रेंज, इट इज़ द इंटरमीडिएट रेंज एंड दिस इज़ द क्लासिकल रेंज। तो जो क्लासिकल रेंज है, जो मॉनेटरिस्ट ने बोला कि इस रेंज के अंदर जब आपकी एलएम वर्टिकल होगी तो इट इज़ इंटरेस्ट in elastic, because it is the monetary policy which is completely effective in this range and fiscal policy is completely ineffective. But Keynes ने इसका opposite बोला. Keynes said that it is the fiscal policy which is completely effective, not the monetary policy. और इसी सिचुएशन को हम liquidity trap की सिचुएशन भी बोलते हैं, because इस रेंज में इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। तो it is the vertical line. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हैरोडोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन या बेस्ड बिटवीन। देखिए हैरोडोमर मॉडल के अंदर हम डॉमर की सिचुएशन आपको याद होगी, स्टेडी स्टेट वाली, चेंज इन आई अपॉन में आई इज इक्वल टू सिग्मा एंड अल्फा, एंड दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग एंड इट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब हम हैरड की बात करें तो उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट बोला, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हैरोडोमर मॉडल के अंदर इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में ही लाई करता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं, बिकॉज 2012 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, तो लेवल तब आज के कंपेरेटिवली क्वेश्चंस ईजी आते थे। चलिए
इन कैलकुलेटिंग बॉयंसी ऑफ टैक्स वी कंसीडर, सबसे पहले तो बॉयंसी ऑफ टैक्स क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जो मेजर करता है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू या फिर इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू विद द चेंज इन नेशनल इनकम, कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम में चेंज नहीं होता है या फिर रिलेटिवली 1% चेंज इन नेशनल इनकम होता है तो उस टैक्स पॉलिसी को हम बोलते हैं देयर इज चेंज इन टैक्स बॉयंसी। तो टैक्स बॉयंसी के अंदर जो चेंज आता है दैट इज ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम एंड टू द डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन टैक्स पॉलिसी। तो डिस्क्रिशनरी चेंजेस तो आते ही आते हैं एंड ऑटोमेटिक चेंजेस क्या होता है? विद चेंज इन नेशनल इनकम टैक्स रेवेन्यू में भी चेंज आता है। तो इट इज़ बोथ ए एंड सी, जिसकी वजह से टैक्स बॉयंसी में कैलकुलेशन होती है। क्योंकि अगर नेशनल इनकम में हमें डायरेक्ट चेंज नहीं पता चलेगा तो हमें टैक्स बॉयंसी में भी चेंज नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सीटी सूट्स द डाटा बेस्ट इफ ऑब्जेक्टिव इज टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू। देखिए, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू की बात आती है तो वहाँ पे मीडियन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरी of international trade comparative cost theory CCA which was given by David Ricardo। और क्लासिकल थ्योरी हम सबको पता है कि इन्होंने 2x2x1 मॉडल के ऊपर इनकी थ्योरी बेस थी, जिसमें आता है 2 कंट्रीज 2 गुड्स एंड ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तभी तो क्लासिकल थ्योरी जो एडम स्मिथ की है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये दोनों ही लेबर थ्योरी भी बोली जाती है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्यों बोली जाती है? बिकॉज इन्होंने लेबर को ही एक ऐसा फैक्टर बोला जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और लेबर की वजह से ही प्राइसेस में चेंज आ रहा है, लेबर की वजह से ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन हो रही है। इट इज़ द लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस। सारी इनकी कहानी लेबर के ऊपर ही चल रही है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। 2004-05 का डाटा है तो इसे एज इट इज़ ही करेंगे। इन इंडिया in 2004-05 number of poor person below poverty line was highest in, so it was highest in UP at that time। Which of the following is not a component of भारत निर्माण? देखिए, रूरल हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल टेलीफोनी, ये सब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट के निर्माण के अंदर ही आते हैं, बट ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये भारत निर्माण के अंदर नहीं आती है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग अभी साथ साथ वीडियो देख रहे हैं और वो खुद की एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उनका क्या लेवल चल रहा है प्रिपरेशन का, तो वो भी साथ साथ क्वेश्चंस लगा सकते हैं और अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। चलिए 11th क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स। देखिए, ओलिगोपोली के अंदर जब हम किंग थ्योरी करते हैं, किंग डिमांड कर्व पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है किंक आने का मेन कारण ही ये होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में रिजिडिटी होती है, ओनली देन किंक अकर। तो किंग कर्व कैसे हो जाती है ओलिगोपोली के अंदर? ऐसे, ये जो बीच का किंक आता है वो होता है। तो इसी में एमआर भी अगर हम निकालते हैं तो वो ऐसे ही आता है, यहाँ पे इसके नीचे ही बिल्कुल। ये क्या किंक आने का मेन कारण क्यों होता है? बिकॉज इनिशियली जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं वो प्राइसेस और क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, और फिर जब उन्हें पता चलता है कि हमने ये चीज़ करी तो फिर वो थोड़े टाइम तक अपने आप को कांस्टेंट रखते हैं और फिर अपनी प्राइसेस और उसमें चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूवमेंट इन बीओपी डेफिसिट मे बी अफेक्टेड थ्रू। बीओपी में डेफिसिट आ रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? देखिए, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे जिसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इम्पोर्ट को कम करना। दूसरा है इम्पोर्ट कंट्रोल भी होगा, डीवैल्यूएशन अभी हमने किया तो थर्ड भी आएगा, एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ये एसडीआरस और उनमें आएगा पेपर करेंसी में। तो येस, इट इज़ 1 2 3 4 बी इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दीज ऑल मेजर्स विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट। Next, problem relating to burden of public debt has been dealt by direct question. It was held by AP Lerner and Hansen. So 1 and 4 is C. Next question, fiscal policy relates to the government decision in respect to। देखिए, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं? 2 ही कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम पब्लिक
बोरोइंग्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी कहते हैं, एंड टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट. कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जिनमें हमें अगर एक चीज़ भी पता है तो हम डायरेक्ट उनसे रिलेट करके आंसर दे सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है HDI के कंपोनेंट्स क्या हैं. तो 3 कंपोनेंट्स हैं HDI के. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे लॉन्गेविटी उन्होंने बोला. एक उन्होंने बोला एजुकेशनल अटेनमेंट जिसके अंदर 2 आते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेट एंड अडल्ट लिटरेसी रेट. एंड नेक्स्ट है रियल GDP या फिर रियल पर कैपिटा इनकम, इसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं. तो हमारे पास जो नहीं है वो एजुकेशनल अटेनमेंट एंड जो गिवन है 1 and 2. तो 1 and 2 ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ. देखिए अनबैलेंस्ड ग्रोथ बहुत सारे मतों ने मिलकर दी बट इनिशियली इट वाज प्रोपाउंडेड बाय हिर्शमैन. तो हिर्शमैन का ही कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ते हैं. ऑल्सो सिंगर, किंडलबर्ग एंड रोस्टो, इन सब ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बट सोलो और नॉक्से यहाँ पे नहीं थे. नॉक्से ने अपनी ही कंसेप्ट दिया था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का, और नॉक्से ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अंदर जिसमें उन्होंने रीजनल इक्वालिटी और इन सब की बात बोली थी. ठीक है जी. तो इट इज़ 1 and 3. तो 1 and 3 ऑप्शन कहाँ है? डी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरोड-डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन. ये अभी हमने बात की थी कि हैरोड ने 3 ग्रोथ रेट बोली थी, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल. सो वी हैव वारंटेड एंड नेचुरल हेयर. एक्चुअल यहाँ नहीं पूछी है तो ये 2 तो है ही नहीं. तो 1 and 4 ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Keynes system, speculative demand for money arises because, according to Keynes, speculative demand for money is a function of rate of interest. तो देखते हैं कहाँ पे है हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके जी, तो इंटरेस्ट रेट की बात हुई है. अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात उन्होंने नहीं करी थी. एंड ब्रिज द गैप बिटवीन, नहीं, ये भी बात नहीं हुई. रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, यस, ये केन्जियन ने बोला था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द 2. तो 1 and 4 ऑप्शन विल बी इन बी. तो बी इज करेक्ट आंसर. 19th, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी का क्वेश्चन है ये, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन जी कहते हैं कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन परमानेंट इनकम नॉट द करंट इनकम. तो इट इज़ द परमानेंट इनकम अलोन. तो डी इज़ करेक्ट क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी का ही मेन लाइन ही यही थी. चलिए, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द पॉवर्टी लाइन. तो नॉट इन दिस. 26 इन रूरल एंड it is 42 in urban and 26 in rural. तो 32 नहीं है. तो 1 and 2 is correct. No, 1 and 2 नहीं. It is 26 in rural and 32 in urban. तो 2 and 3 is correct. Okay, 42, 32 नहीं है. 26 and 32 is the correct. 26 in rural and 32 in urban. नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो आज आपको असर्शन एंड रीजनिंग में पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. देखिए, इन दोनों को कंबाइन करने का एक ही तरीका है, आप कंजंक्शन यूज़ कर लो. एंड और बिकॉज इफ़ कुछ भी, आप कोई भी कंजंक्शन यूज़ करो जो यहाँ पे सूटेबल हो रही है और आपको पता लग जाएगा क्या ये इसका करेक्ट आंसर है या करेक्ट रीज़न है या नहीं है. ठीक है जी. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है गिफिन पैराडॉक्स रेयरली अकर्स इन रियल वर्ल्ड. क्या ये सही है? यस, क्योंकि गिफिन पैराडॉक्स रियल वर्ल्ड में हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. तो इसका रीज़न ये दिया हुआ है, इन्फीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सूटेबल सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल. तो ये चीज़ हमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है. तो यस, ये वाली चीज़ हमें कुछ जम नहीं रही. तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट. क्योंकि इन्फीरियर गुड होगा तो जब एक पर्सन की इनकम होगी तो वाई वुड ही सब्सटीट्यूट
उसी को ही क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा, वो तो सीधा ही नॉर्मल गुड पे जाएगा ना, तो इसलिए सी। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, अगेन कंजम्पशन थ्योरी का पार्ट, एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन करेंट इनकम, ट्रू, बट ऑन लॉन्ग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। ओके जी। Individuals are assumed to plan a pattern of expenditure based on expected earning. Very good. तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये लाइन इंडिविजुअली भी करेक्ट है और ये इसका रीज़न भी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन नॉट डिपेंड अपॉन करंट इनकम, ठीक है जी, बट ऑल्सो ऑन लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग, कि उस बंदे ने अपनी पूरे लाइफ स्पैन में क्या क्या चीज़ें सेव करी। तो ये हमारे पास है कंजम्पशन, ये है इनकम। इनिशियली जब एक पर्सन, यहाँ पे एज या फिर ईयर्स होती है और यहाँ पे कंजम्पशन एंड इनकम। इनिशियली जब एक पर्सन छोटा होता है, सपोज हम मान के चलते हैं 18 साल का है, उसके पास इनकम कुछ नहीं होती, स्टिल वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। तो इस रीजन में और इस रीजन में मीन्स आफ्टर 60s वो पर्सन इनकम अर्न नहीं करता बट कुछ खाता है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो ये रीजन डिस सेविंग्स का हुआ। बट ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन जब वो वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो यहाँ पे वो सेव कर रहा है फ्यूचर के लिए। अब जैसे आप लोग हो जो भी जॉब नहीं कर रहे या फिर जिनकी कोई इनकम नहीं है, स्टिल आप लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो वो पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? आपके पेरेंट्स की पास सेविंग, उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग के ऊपर जो सेव किया होगा वो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, और आने वाले टाइम पे आपने जो इस एज में सेव किया वो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा, आपके ओल्ड एज में, और आपके बच्चों को हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो इंडिविजुअली ये भी करेक्ट है, बिकॉज अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, बिकॉज इंडिविजुअल आर एज्यूम टू प्लान अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर लाइफ, कि उनको कितना वो अर्न कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना खर्चा करते हैं ताकि वो कुछ सेव भी करें। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंजंक्शन इसके बहुत ही ईजी होते हैं असर्शन रीजनिंग इफ़ यू नो द कंसेप्ट। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो हाउ कैन यू डिफाइन दैट पार्ट। चलिए 23rd क्वेश्चन, इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज देखिए जब भी इनकम इक्वालिटी होगी, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मैं रिच हूँ, इफ़ आई एम ओनली रिच पर्सन इन योर सोसाइटी, सिर्फ एक ही पर्सन आपकी सोसाइटी में रिच है, तो वो कितनी डिमांड कर लेगा? वहीं अगर उस सोसाइटी के अंदर सभी लोग मिडिल क्लास हैं या फिर सभी लोग रिच हैं, बिकॉज इनकम इक्वालिटी है, तो उससे डिमांड ज़्यादा बनेगी ना। जितने खाने वाले मुंह होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी रादर देन वन पर्सन। तो ये थ्योरी, ये कंसेप्ट भी यही कहना चाहता है कि इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। येस इट इज़ ट्रू। 30 और 40 एंटिटीज़ विद, मतलब 30 से 40% लोग की इनकम अगर 1 से 5 लाख के बराबर बीच में है, वो ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड करेंगे रादर देन सिर्फ एक ही पर्सन जिसकी इनकम 10 लाख है। वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अगर कहते हैं 30 से 40 एंटिटीज़, या हम मान के चलते हैं 30 to 40% पॉपुलेशन के पास इतनी इनकम है रादर देन एक पर्सन के पास 10 लाख है, तो एक पर्सन 10 लाख में कितना डिमांड कर लेगा? वही 30 से 40 बंदे जिनकी इनकम 1 से 5 के बीच में, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स की डिमांड क्रिएट होगी। तो ये इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हम अगर इन दोनों को ज्वाइन करें कि फर्स्ट लाइन ये कहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी तभी इफेक्टिव डिमांड होगी, येस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हम इसमें बोलेंगे बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस फाइनेंशियल कंसोलिडेशन प्रोसेस वाज विटनेस इन इंडिया। येस इट इज ट्रू। There was a buoyancy of tax and revenue. No, it is not true, because at that time buoyancy of tax there was a, हाँ इसके लिए ये रीज़न सही नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन और डिप्रेशन आया था उसकी वजह से ये सब हुआ था, और ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि both A and R are correct, but R is not correct explanation of A. Capital to labor ratio will adjust through time in direction to equilibrium ratio, because technical coefficient of production are variable.
तो इफ़ टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल ओनली देन वी कैन से दैट कि हम इक्विलिब्रियम रेशो तक जाएंगे. अगर वो वेरिएबल नहीं होंगे, सपोज करो नॉट वेरिएबल, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे आएगा ही नहीं है. तो कभी अप होगा या कभी डाउन होगा, डिस इक्विलिब्रियम रहेगा. तो हम ये मान के चलते जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा तभी तो हम उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे. तो येस, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिज़ायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. येस, इट इज़ ट्रू. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन के पास इतनी मनी हो कि वो अपनी नेसेसिटीज़ पूरी कर सके. ठीक है, बेसिक नीड्स. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट बेनिफिट्स. येस, लोगों की डेवलपमेंट बेनिफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की नीड है. तो बोथ इंडिविजुअली भी करेक्ट और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है जी. स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. येस, इट इज़ ट्रू. बिकॉज देखो, जब कैपिटल फॉर्मेशन, नई मशीनरी ही नहीं ली जाएगी तो हाउ कैन वी से कि प्रोडक्शन होगी. कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा. कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो डिमांड फॉर लेबर नहीं होगी, क्योंकि जब मशीनरी नहीं आएगी तो लेबर की डिमांड हम क्यों करेंगे, कांस्टेंट रहेगा. प्रोडक्शन भी जो चल रहा है वही चलेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा. फिर जब प्रोडक्शन सेम है, प्राइजेस सेम है, रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो वहाँ पे आपकी स्टेशनरी स्टेट इमर्ज होती है. अब इसका रीजन इन्होंने बोला, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एज ऑल्सो कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमी टू नेचुरल रिसोर्सेज. येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि नेचुरल रिसोर्सेज की और कैपिटल की कमी होने की वजह से भी स्टेशनरी स्टेज आती है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. इन्वेस्टमेंट ऑल्सो हैज़ अ सप्लाई इफेक्ट. देखिए, ये हमने हैरोडोमर में किया था. हैरोडोमर जी कहते हैं इन्वेस्टमेंट के दो रोल होते हैं, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड. डिमांड साइड इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ती है थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है थ्रू प्रोडक्टिविटी इफेक्ट. तो सप्लाई साइड पे प्रोडक्टिव की बात करी है, तो हैरोडोमर से ये क्वेश्चन था. अब वैसे भी बोल सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट सप्लाई साइड है तो वो प्रोडक्शन की बात कर रहा है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये. अब जिन लोगों को डर था, हुआ बना रखा था रिजर्वेशन रीजनिंग का, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. चलिए, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाइनली गिवन अप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. येस, इट इज़ ट्रू. बिकॉज गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था, करेंसीज को गोल्ड की टर्म में ट्रेड किया जाता था, तो जिससे जो वर्ल्ड वाइड था गोल्ड में कमी आ गई थी और गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे. लोगों ने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया था. कंट्रीज हैव डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो जब प्राइसेस हाइक हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन आता है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चलिए नेक्स्ट, 30th, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2020 में रिपीट हुआ था. सेम यही असर्शन रीजनिंग थी. तो देखते हैं इसका आंसर. असर्शन कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है. येस, इट इज़ ट्रू. बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो. अच्छा, यही सेम कंसेप्ट ना हमने ल्यूइस की थ्योरी में भी किया था. ल्यूइस की थ्योरी में जब हमने सब्सिस्टेंस सेक्टर की बात की थी तो वहाँ पे था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो और नियर जीरो. तो येस, इट इज़ ट्रू. चलिए, अब आ गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चंस. तो 31 से लेके 40 क्वेश्चंस हम इन्हीं की बात करेंगे. तो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं. तो सबसे पहले हमें पता है देयर इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सबसे पहले वही आया था. उसके बाद हमारे पास आया था कॉब डॉगलस CDPF. देन वी हैव द CES एंड लास्ट में हमें मिला है ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये जो CDPF, CES, ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लगाए जाते हैं. एंड लॉ ऑफ VP तो हमने प्रोडक्शन के अंदर किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो इट इज़ 4 1 4 2 1 3. तो C इज़ करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट है फॉलोइंग स्कीम्स। देखिए कई बार ये स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी स्कीम्स लर्न करके जाओ, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, बट आप कुछ स्कीम्स का आइडिया रख लो ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हम जय माता दी लेट्स रॉक भी कर सकें। अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी आप तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आई है जो स्कीम है वो है दिस ट्राइसम आई थी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में। उसके बाद आपको मिली है जो स्कीम वो है RLGP, इट इज़ इन 1983। इसके बाद जो आपको मिली RLGP है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। एंड फिर आपको मिली है जवाहर रोजगार योजना 1989 में। और लास्ट में आई है ES एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम 1993 में। तो हमारे पास सबसे पहले है 2, तो 2 है तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। 2 के बाद है फिर 4, दोनों ही सही चल रहे हैं। उसके बाद है 3, तो D इज़ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो जवाहर रोजगार योजना है वो 1989 में आई थी और फिर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस 2 अगस्त 1993 में आई थी। चलिए नेक्स्ट वी हैव मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी कमोडिटी मनी, फिर हमारे पास आई मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, और अब हम चेक यूज़ कर रहे हैं। और वैसे एक चीज़ है, अब चेक के बाद प्लास्टिक मनी भी इंट्रोड्यूस करी गई है, प्लास्टिक के बाद डिजिटल मनी भी आ गया है जो कि क्रिप्टो करेंसी और ये सब चीज़ें। चलिए अब ये है थ्योरीज, ये भी अगेन मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास आई है क्वांटिटी थ्योरी, फिर हमें मिली है कैश बैलेंस अप्रोच। ये क्वांटिटी थ्योरी के अंदर ही हम पढ़ते हैं, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स का। फिर हमें मिला है क्वांटिटी थ्योरी के बाद इनकम थ्योरी, और फिर लास्ट में ये फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। तो इट इज़ 3 4 2 1। अब इकोनॉमिस्ट को क्रोनोलॉजिकली लगाओ तो सबसे पहले आए हैं एडम स्मिथ, फिर रिकार्डो, माल्थस एंड मिल। तो ये तो आई होप सभी को पता होगा। ये सब जितना ज़्यादा आप थ्योरीज पढ़ोगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, शम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। शम्पीटर जी ने बोला था कि थ्योरी ऑफ इनोवेशन मीन्स इट इज़ द एंटरप्रेन्योर और इट इज़ द इनोवेटर जिसकी वजह से गुड्स की प्रोडक्शन होती है और उसके पास वो इनोवेशन करता है और उसके पास ये पैसा कहाँ से आता है, रोल ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहले उसने बैंक्स को रोल निभाने को बोला। बैंक्स क्रेडिट देंगे तभी तो जो इनोवेटर है वो इनोवेशन करेगा। वंस हिज इनोवेशन बिकम सक्सेसफुल अदर फॉलो इट लाइक स्वॉन लाइक क्लस्टर्स, एंड स्वॉन लाइक क्लस्टर्स होने के बाद वो इनोवेशन करेगा, न्यू प्रोडक्ट बना, और जैसे ही न्यू प्रोडक्ट बनेगा डिमांड फॉर ओल्ड प्रोडक्ट गिर जाएगी तो उसके प्राइसेस भी गिर जाएंगे। तभी तो शम्पीटर जी ने बोला था तो जो डेवलपमेंट है वो इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ही कॉज है। तो लास्ट में ब्रेकिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। उसके डिके ऑफ कैपिटलिज्म इज़ ड्यू टू इट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर वो इनोवेशन ही नहीं करता, इनोवेशन नहीं होती तो नया प्रोडक्ट नहीं आता, नया प्रोडक्ट ना आता तो पुराने की डिमांड ना गिरती। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है शम्पीटर थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले हमें आई है एब्सोल्यूट थ्योरी, फिर कंपैरेटिव थ्योरी एंड देन एचओ थ्योरी। ये हम सबको पता है, अभी लास्ट भी हमने बात की थी। एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव ये दोनों क्लासिकल थ्योरी हैं और ये मॉडर्न थ्योरी है। और इसी थ्योरी हेक्स्टर-ओलिन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को ही क्रिटिसाइज किया था। तो इट इज़ सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग का क्वेश्चन है, रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोस्टो की स्टेजेस आपको लगानी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले ट्रेडिशनल स्टेज, देन प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, बट इन्होंने वो दी नहीं रखी तो हम सेकंड टेक ऑफ को बोलेंगे, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड लास्ट हाई मास कंजम्पशन। तो 2 3 4 एंड 1 डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी टैक्सेस। टैक्सेस देखिए सबसे पहले तो बहुत ही इजी आपको बना देती हूँ। हम सबको पता है कि जो लैंड रेवेन्यू था ये ब्रिटिश राज के टाइम पे आया था, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो ये सारे ऑप्शन कट हो गए। अब जिस किसी को नहीं भी पता तो थोड़ा स्मार्टली हमने गेम खेला
कि लैंड रेवेन्यू सबसे पहले आया था। अब उसकी और ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो ए इज़ करेक्ट। वैसे मैं आपको बता दूं सेल्स टैक्स आया था 1957 में, एंड मॉडवेट आया था 1986 में, एंड सर्विस टैक्स आया था 1994 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नाउ यू हैव टू करेक्ट दीज ऑप्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास आया था टी टेस्ट 1907 में, गॉसेट जी ने दिया था। इसके बाद हमारे पास आया फिशर जी ने अपना एफ टेस्ट दिया था 1930 में। इसके बाद आया है कैंडल का पार्शियल कोरिलेशन 1962, एंड लास्ट में काइस्पर आया 1977। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बनता है ए, विच इज़ करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर, बिकॉज मैच द फॉलोइंग। अगर किसी को 2-3 चीज़ें भी पता हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो। देखिए इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम हम सब ने देखा हुआ है कि एरो की है, एंड डबल क्राइटेरिया ये स्किडोविस्की का है, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं इफ़ इन केस अगर किसी को नहीं पता, बिकॉज ये थ्योरी तो बहुत फेमस है दोनों। तो 3 का 4 एंड 4 का 3, तो मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन देखे, तो मैं ए बता रही हूँ, आपको गारंटी दे रही हूँ कि ए इज़ करेक्ट। तो चेक कर लेते हैं हम कि ए करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज जो बिहेवियरल थ्योरी है वो हमें मार्क ने दी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट हमें क्लार्क ने दिया। तो देखिए करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो न्यू क्लासिकल रॉबर्ट लुकास जी हैं, एंड न्यू केन्जियन हमारे पास मैनक्यू जी हैं। परमानेंट इनकम हम अभी पढ़ के आए हैं, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है। अब एक ही बचा है बेचारा, तो 1 का 2, सिर्फ एक ही। अगर हमें एक भी पता था तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये अगर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर हमें एक भी चीज़ पता है तो हम आंसर दे सकते हैं ईजीली, हमारा टाइम बहुत बचता है इनमें। नेक्स्ट, इनविजिबल हैंड, ये हमें दिया था एडम स्मिथ जी ने अपनी थ्योरी में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। PQLI मॉरिस जी ने दिया था, एंड सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में दिया था। तो अब बचा क्या ये, तो अब हम देखते हैं 1 का 2। तो 1 का 2 देखिए सिर्फ एक ही है, हमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फ्री के मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, ये बहुत फेमस है, ये PGT में भी बहुत बार आता है, लिविंगस्टन। तो 2 का है 4, तो देखिए 2 का 4 सिर्फ एक ही है, हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल हम करते हैं। बिग पुश थ्योरी रोडान ने दी है। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई अभी हमने देखा था, लुइस जी ने दिया है। एंड 4 मॉडल मालानोबिस 1955 में मालानोबिस जी ने जो अपना मॉडल दिया था। तो बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगी। और हमारे पास है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आएगा। लेवल ऑफ प्राइसेस होलसेल से आएगा। फिस्कल इंडिकेटर रेवेन्यू डेफिसिट है। तो 1 का है 3, अच्छा जी यहाँ तो 2 आ गए। तो हम थर्ड का ही देख लेते हैं, थर्ड का है 1, तो हमारे पास 1 का 3, थर्ड का 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेशनल पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये 2000 में आई थी। न्यू ट्रेड पॉलिसी हमें मिली थी 2004 में, एंड ये 2004 2 टाइम्स है। तो हम इसको देख लेते हैं। 1978 में 7th फाइनेंस कमीशन आया था। तो 1 का 3 हमें एक से ही पता लग गया, हमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 1 का 3 का 4 एंड 4 का 2 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये है हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गैट का मेन काम था फ्री ट्रेड का। IMF का मेन काम था मैनेजिंग POP, जो आज भी करता है IMF अपने STRs देके। और IBRD का मेन काम था डेवलपमेंटल फाइनेंस। एंड UNO का मेन काम था मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशन है। तो गैट अभी हमारे पास नहीं है, गैट से WTO आ गया है, बिकॉज इन्होंने बोला था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड
उसके अलावा हमें ट्रेड के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है, तो इन्होंने WTO को 1945 में बना दिया था गेट को हटा के। अर्गवे राउंड जो उनका 8th राउंड था। तो 1 का है 3, तो देखिए बी ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो। नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने दी थी एब्सोल्यूट थ्योरी, रिकार्डो ने दी थी कंपैरेटिव थ्योरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने फैक्टर एंडोमेंट दी थी, एंड क्राविस ने अवेबिलिटी डॉक्ट्रिन दिया था। अगर आपको ये नहीं भी पता था तो जो फेमस आप लोगों को पता है। तो 1 का है 3, देखिए हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो भाई सबका पेपर क्लियर हो जाए। चलिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है हम एवरी आइटम इक्वल बेसिस पे ले रहे हैं, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल्स। एंड रैंडम सैम्पलिंग मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम इन अ ट्रायल। इधर ट्रायल है और इधर ऑल ट्रायल्स है, तो ये डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। ईच स्ट्रेटा कहा जाए तो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फर्स्ट हमने रैंडमली लिया, उसके बाद हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। तो जिन्हें नहीं भी पता था वो पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे। तो 1 का 2 सिर्फ हमें एक से ही पता चल रहा है सारा कुछ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ISLM थ्योरी वॉज गिवन बाय हिग्स एंड एंसन, एंड कंजम्पशन में रैशेड इफेक्ट दिया था जेम्स ड्यूसेनबेरी ने। ड्यूसेनबेरी ने 2 इफेक्ट दिए थे, एक ड्यूसेनबेरी इफेक्ट जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा रैशेड इफेक्ट था। एंड लास्ट, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, मोदिग्लानी, ब्रूमबर्ग एंड एंडो, जिसे हम MBA मॉडल भी कहते हैं। एंड केन्जियन इकोनॉमिस्ट अभी हमने किया, क्रिटिक्स केन्जियन इकोनॉमिस्ट, तो लुकास जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिक्स थे क्लासिकल्स के लुकास, एंड थॉमस सर्जेंट आर द केन्जियन इकोनॉमिस्ट। तो 1 का है 3, 2 का है 4, तो ये 2 ऑप्शन है, 1 का 3, 2 का है 4 एंड 3 का है 1, तो हमारे पास A is correct. So this is how we have solved all your 50 questions of UGC NET. तो यहाँ पे हमने जुलाई 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इन नेक्स्ट वीडियो हम जुलाई 2012 का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आने वाली वीडियोस हमने कब अपलोड करी और उसका डाटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे एंड दिस टाइम JRF आप लोग अचीव करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।